नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक एंडोपेल्विक सर्जन हूँ और मैं अभी बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं एम्स भोपाल और सीएमसी वेल्लोर जैसे इंस्टीट्यूट में कार्य कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। आप सभी ने पैप स्मीयर के बारे में सुना होगा। आप सभी ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी सुना होगा। आप में से कई लोगों ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में भी सुना होगा। पर जितनी इसमें टेस्ट्स हैं, जितने इसमें इंफॉर्मेशन है, उतनी भ्रांतियां हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल के सर्वाइकल कैंसर को लेके आता है वो ये है कि हम इस टेस्ट को करें कि नहीं करें। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर इंडिया में है। ऑल्दो कई कुछ जगहों पे ब्रेस्ट कैंसर ने इसको ओवरसीड कर लिया है शहरी इलाकों में, बट जो टोटल हम इंफॉर्मेशन अगर लें तो हम आज भी हमारे महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही होगा। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के साथ इंडिया में सबसे कॉमनली होने वाले कैंसरों में से एक है। पर सर्वाइकल कैंसर अपने आप में बहुत यूनिक इसलिए है क्योंकि इसको पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है स्क्रीनिंग से और इम्यूनाइजेशन से। तो इम्यूनाइजेशन के बारे में हम अलग से बात करेंगे। आज हम स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? ऐसी कोई बीमारी जिसके बारे में टेस्ट करना जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और ऐसे लोगों में टेस्ट करना जिनके अंदर अभी कोई सिम्टम्स नहीं बने हैं। जब किसी को सिम्टम आ जाते हैं तब आप उसकी टेस्ट करते हैं, तो हम उसे अर्ली डिटेक्शन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जब हम सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज या डिस्चार्ज के साथ ब्लड आना या संबंध के बाद ब्लीडिंग होना या लेटर स्टेज में बहुत बदबूदार स्मेल के साथ ब्लीडिंग होना और इसके लेट स्टेजेस में किडनी डैमेज हो जाना, ये सब चीज़ें, वेट का बहुत कम हो जाना, ये सब चीज़ें जब तक आती हैं महिलाओं में तब तक सर्वाइकल कैंसर 3rd से 4th स्टेज तक पहुंच जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम स्क्रीनिंग करते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनको कोई कंप्लेन नहीं है उनको भी इस टेस्ट को करना चाहिए और हर एक महिला को करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ केसेस हैं और जो हम भुगतते हैं कैंसर होने के बाद वो इतना सीरियस है कि हम सभी को इसमें से टेस्ट के लिए सरकार और जितने गाइडलाइंस है वो हमें करने के लिए कहती हैं। अब टेस्ट कैसे किए जाएं? इसके 2-3 प्रकार के टेस्ट हैं। सबसे कॉमन टेस्ट जो शुरू में इजाद किया गया था वो था बच्चेदानी के मुंह से जो सेल्स हैं उनको माइक्रोस्कोप में देखना। उसे हम एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कहते हैं कि जो सेल्स झड़ के गिर रहे हैं उनको हम एक स्लाइड पे कलेक्ट कर लेते हैं और हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसे हम पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर का दूसरा फॉर्म है एलबीसी या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। दोनों एक ही प्रक्रिया है। सेल्स को हम लेके बिना काटे चीरे सेल्स को हम उठा लेते हैं और स्लाइड पे रख के देखते हैं। तो इसमें बहुत एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और वो कहते हैं कि आपको फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है कि नहीं। अगर इसमें पॉजिटिव आता है तो हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। इसमें प्रॉब्लम ये पाई गई कि सब जगह पे ये टेस्ट पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सामान चाहिए होता है और अगर हमने वो टेस्ट स्लाइड बना भी लिया तो एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट चाहिए होता है, जो हमेशा हर गांव में नहीं पॉसिबल था। तो उसमें दूसरा जो टेस्ट आया वो था विजुअल इंस्पेक्शंस, कि हम आंखों से देख के कैसे हम पता कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं। तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चेदानी के मुंह को देखा जाता है और उसमें स्पेशल केमिकल्स लगाए जाते हैं। अगर वो केमिकल्स में कोई कलर, स्पेसिफिक कलर चेंज होता है, जैसे वो सफ़ेद हो जाते हैं या एक ब्लैक केमिकल लगाने के बाद अगर वो लाल हो जाते हैं, या फिर और भी कई टेस्ट हैं, अगर हम सिर्फ आंखों में देख के ही, मैग्नीफिकेशन में देख के ही बहुत कुछ हम पता कर सकते हैं। तो अगर ऐसे किसी टेस्ट से अगर पता लगता है तो फिर हम उससे ऐसे महिलाओं को हम बायोप्सी ले सकते हैं या फिर उसको आगे रेफ़र कर सकते हैं। ये टेस्ट हमारे देश में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गाँव में और दूर दराज इलाकों में जहाँ पे पैप स्मीयर पॉसिबल नहीं था पैथोलॉजिस्ट की एब्सेंस की वजह से, या बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सैंपल पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे हम मरीज़ को कैमरा में या एक लाइट लगा के हम देख सकते हैं और सिंपल केमिकल लगा के ये टेस्ट कर सकते थे। तो इसे विजुअल इंस्पेक्शंस कहते हैं। जो तीसरा जो टेस्ट आया है वो इस चीज़ को देख के रखा गया है कि जो कैंसर है ये ज़्यादातर एक वायरस से होता है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये वायरस इस कैंसर से इतना ज़्यादा कारण में से है कि इस वायरस के एब्सेंस में कैंसर होता ही नहीं है। तो जिसमें ये वायरस है
उसमें हमें हमें एक क्लू मिल जाता है कि इनको फर्दर कैंसर हो सकता है। तो फिर इस वायरस के प्रेजेंस से हम टेस्ट करने लगे कि जिसके अंदर एचपीवी वायरस सर्वाइकल सैंपल्स में है, तो फिर हम उनको टेस्ट करते हैं। जिनके पास ये वायरल सैंपल आते हैं या वायरल पॉजिटिव आता है, उनको फर्दर बायोप्सी की जाती है और टेस्टिंग की जाती है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टेस्ट हो गए हैं। एक हो गया एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी जो पैप स्मीयर कहलाता है, दूसरा जो विजुअल मेथड्स हैं जिसमें एसिटिक एसिड और ल्यूगोल्स आयोडीन का यूज किया जाता है, और तीसरा जो टेस्ट है वो है डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस। अब कौन सा टेस्ट हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? जब हम एचपीवी टेस्टिंग करते हैं, एचपीवी वायरस की टेस्टिंग करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट माना गया है, पर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। जैसे ही ये पॉजिटिव आएगी तो आपको मरीज को भेजना पड़ेगा, उसकी कॉल्पोस्कोपी और बायोप्सी करनी पड़ेगी। जब भी पैप स्मीयर होगा, पैप स्मीयर अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें फिर हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, और जो विजुअल इंस्पेक्शन मेथड है उसमें भी अगर पॉजिटिव आता है तो हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट सारे सुनने वालों से ये है कि अपने जो महिलाएं हैं, माता हैं, मैरिड गर्ल्स हैं, जो 30 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, उनको ज़रूर इनमें से कोई एक टेस्ट लाइफ में कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर कराना चाहिए। और अगर हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस की माने तो 5 साल में 1 बार ज़रूर करना चाहिए, चाहे कोई भी टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसको फर्दर कंफर्मेशन और इसकी फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इस विषय में अगर आपको और कुछ जानना हो, या किसी को अगर एबनॉर्मल पैप स्मीयर रिजल्ट्स अगर आते हैं, एचपीवी रिजल्ट्स आते हैं एबनॉर्मल, या उनके विजुअल इंस्पेक्शन मेथड्स, कॉल्पोस्कोपी मेथड्स अगर एबनॉर्मल होते हैं, उसके बारे में अगर उनको कोई और फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।